अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है वर्चुअल वर्क के चैप्टर पे है और हम इसमें जो है लेक्चर सीरीज़ में वर्चुअल वर्क का चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात ये कि हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन हैं वर्चुअल वर्क के रिलेटेड, और वो ये हैं कि वर्चुअल वर्क क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है और इस चैप्टर की क्या अहमियत है, और वो स्टूडेंट जो रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जाते तो उनके लिए इस चैप्टर को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि वर्चुअल वर्क जो है, आप लोग अगर वेट वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं या फिर एक बोर्ड वगैरह जो आप किसी छत पे लगा रहे हैं, जैसे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई बोर्ड देखते हैं, तो उसमें कितनी टेंशन या किस तरीके से आपने उसको लगाना है, इसका जो सोल्यूशन है वो वर्चुअल वर्क थ्रू मैथमेटिक्स आपको प्रोवाइड करता है। और इसमें सबसे पहली बात कि हम इसकी बेसिक समझते हैं कि वर्चुअल वर्क में सबसे पहली चीज़ क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जो हमें दिया हुआ है वर्क डन, इसका बेसिक फार्मूला है जो कि हमारी ज़रूरत है, वर्क डन बाय अ फोर्स। और आपको इसकी बुनियाद से, चूँकि हम यहाँ पे वर्चुअल वर्क को डिस्कस करेंगे और W जो होता है वर्क का जो फार्मूला है W=F.D, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जो F.D है, इसमें यू शुड बी रिमेंबर दैट ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं F.D, और ये Ft जो है ये मैग्नीट्यूड है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो बाकी ये कि ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि वर्क डन के लिए ये फार्मूला होता है, और याद रखें कि ये वर्क का फार्मूला ओनली फॉर दैट यूज़ हो सकता है जिसमें फ़ोर्स जो है वो कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट होगी तो तब ये फार्मूला अप्लाई होता है। मीन फोर्स अगर वेरी हो रही हो तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होता। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं कि स्पेशल केसेस में हमें गिवन होता है कि स्पेशल केसेस में, जैसे कि आपके पास ये स्पेशल केस है कि अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री पुट करने से Ft cos थीटा जो है वो आपके पास रिजल्ट देगा। cos 0 जो है ये आपने याद रखना है, cos ऑफ 0 जो है ये इक्वल होता है 1 के, तो मैक्सिमम वर्क होता है। और cos 90 डिग्री के ऊपर जो है वो हमें 0 देता है, इसलिए अगर 90 डिग्री पे फोर्स लग रही हो तो वर्क नहीं हो रहा होता। आपने ये याद रखना है आइंदा, ताकि हम आगे वर्चुअल वर्क के चैप्टर में हमें ये प्रॉब्लम ना आए कि वहाँ पे किस तरीके से वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो आपने सबसे पहले ये कहा कि अगर 0 डिग्री है तो दैट्स मीन टू से कि वर्क मैक्सिमम है। अगर 90 डिग्री है तो वर्क 0 होगा, क्योंकि cos 0 0 होता है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अगर 180 होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये आपने देखा कि अगर 180 होगा तो। इसके अलावा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब वर्क 0 और 90 के दरमियान में होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और इसमें 90 इंक्लूड है। और वर्क जब 90 से 180 के दरमियान में होगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये दो लाइनें आपको समझ आनी चाहिए, ताकि आगे मैं क्वेश्चनों को डिस्कस करूं तो आपको प्रॉब्लम ना आ रही हो कि वर्क नेगेटिव कब होता है और वर्क पॉजिटिव कब होता है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन हो कि 0 से 90 के दरमियान जो है वर्क, 0 और 90 इसमें इंक्लूड होते हैं, और यहाँ तक जो वर्क है वो पॉजिटिव लिया जाता है। इससे आगे हम वर्क को नेगेटिव लेते हैं, जैसे 180 पे हम वर्क को नेगेटिव ले रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद है हम यहाँ पे इस टॉपिक की आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ समझा भी रहा हूँ। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड अ वर्चुअल वर्क। सबसे पहली बात ये कि एक तो होता है वर्क जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और एक ये वाला वर्क है जिसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क का नाम देते हैं। याद रखें बच्चों के जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो नहीं हुई है। अब आपके जहन में सवाल प्रोड्यूस होता है कि कैसे नहीं हुई। तो ये अगर कोई सरफेस है और सरफेस के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो वो सरफेस एक फोर्स लगा रही होती है नीचे की तरफ, और नीचे वाली बॉडी उसको ऊपर की तरफ एक रिएक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही होती है। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें कि जब इस दौरान में कोई डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हम इसको
कहते हैं कि बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको हम कह देते हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो उसकी हेल्प से हम जो है ना वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वो वाला डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं जो कि ना होने के बराबर है तो फिर उससे कौन सा वर्क निकलेगा, तो हमने कहा वर्चुअल वर्क निकलेगा। और बाद में हम उस डिस्प्लेसमेंट को जो हमने बहुत थोड़ा कंसीडर किया होगा उसको खुद ही रिप्लेस कर देंगे किसी वैल्यू से, यानी कि वो क्वेश्चन के अंदर से डिसअपीयर हो जाता है और हमारे रिक्वायरमेंट की वो चीज़ निकल आती है जो हमें चाहिए होती है। सो दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मैथमेटिशियंस। लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहली बात ये कि आपको यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये आपको अच्छे से समझूँ, जो कि मैं खुद समझा रहा हूँ, जस्ट इसके मीनिंग समझूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ, ताकि मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में छोटा सा प्रॉब्लम भी ना आए। इफ़ अ सेट ऑफ पार्टिकल और अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात ये कि सबसे बुनियादी चीज़ है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, जैसे ये पत्थर जो पड़ा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में है, मीन ये यहाँ से अपनी जगह से कहीं हरकत नहीं कर रहा, गिर नहीं रहा। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस देन देयर इज़ नो मोशन, कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो वो हरकत नहीं कर रही होती है। सपोज दैट द सेट ऑफ द पार्टिकल्स आर द बॉडी ई रिवर्स इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते हैं, फ़र्ज़ कीता है कि हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम ये ले लेते हैं कि वो इमेजिनरी जो है ना डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे रही है। इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट की वो डिस्प्लेसमेंट जो आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन आप उसके बारे में गुमान कर लेते हैं कि ये है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्टिंग देयर ऑन बिगिन एग्रीगेट एज कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो जो हम कहते हैं कि द फोर्स एक्टिंग देयर ऑन, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट के दौरान। देन सच अ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन क्या आपका, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सरफेस है उसके ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है और वो इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस। अब जब मैंने ये कहा कि अंडर ऑफ एक्शन ऑफ सम फोर्सेस, तो इसका मतलब ये है कि हर बॉडी जो भी कहीं पड़ी होती है उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही होती हैं। जैसे एक पत्थर ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो आपको पता है हवा का प्रेशर भी उसके ऊपर पड़ रहा होता है, हवा उसको धकेलने की कोशिश भी कर रही होती है, ज़मीन के ऊपर वो प्रेशर भी क्रिएट कर रहा होता है, ज़मीन उसके ऊपर रिएक्शन भी कर रही होती है। तो देयर आर मेनी फोर्सेस अप्लाइड ऑन दैट स्टोन। ओके, तो जो इस स्टोन के ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मतलब वो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम बात की है हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। तो हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमने कहा कि बॉडी एक्चुअली मूव नहीं कर रही थी, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि द बॉडी विल बी मूव इन वेरी लिटिल मूवमेंट, जो उसमें दिखाई देती है, मीन इतनी से कम है कि जो हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। तो उससे जो वर्क कैलकुलेट करते हैं, यानी W=FT का फार्मूला लगाते हैं, जिसमें जो D होता है इसको हम डेल्टा D, मीन बहुत थोड़ा D ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल वर्क। तो यहाँ तक जो है आपको सिर्फ इसकी समझ आनी चाहिए कि क्या चीज़ है ये। अब हमारे पास है क्वेश्चन है, नीचे हम जाते हैं और मैं आपको ये टॉपिक दिखा देता हूँ कि आपने करना क्या है। अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ कांस्टेंट जो है, हम इस टॉपिक को देखें तो अप्लाइड फोर्स क्या है। तो याद रखें अप्लाइड फोर्स जो है वो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को कम्प्लीटली आपको गाइड कर देता हूँ कि अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ कांस्टेंट जो है। तो अब आपके जहन में आता है एक फोर्स वो है जो अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर दो तरह की फोर्सेस होती हैं। कोई भी सॉलिड बॉडी है तो एक उसकी इंटरनल फोर्सेस हैं और एक एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इसके अलावा जो लिक्विड और गैसेस की शेप में उनमें भी ये चीज़ होती है। तो इंटरनल फोर्सेस का क्या मतलब है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है तो इसके अंदर कुछ पार्टिकल हैं जो एक दूसरे को, आप लोग वो छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। दे हैव सम काइंड ऑफ फोर्सेस इन विच द बॉडी, मीन उसके पार्टिकल के दरमियान। तो इसको हम कहते हैं कि इंटरनल फोर्सेस है। जैसे कि यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, और वाटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, तो वो जो होती है वो इंटरनल फोर्स होती है, उनका अपना पर्सनल मामला होता है। जबकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स होती है जो कि बाहर से लगती है। बाहर से मतलब जैसे कि
जो उसका जैसे वाटर जो आपने रखा है, इसमें जो पार्टिकल अपने एक दूसरे के साथ फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल है, जो ग्लास की बॉडी उसके ऊपर लगा रही है वो एक्सटर्नल है, जो हवा का प्रेशर है वो एक्सटर्नल है, जो रिएक्शनल फोर्स है वो एक्सटर्नल है। तो दीज फोर्सेज आर एक्सटर्नल फोर्सेज। होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, लेट्स मूव। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने इंटरनल फोर्सेस को भी अंडरस्टैंड कर लिया है, इंटरनल फोर्सेस को भी अंडरस्टैंड कर लिया एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। But you know deeply on about that the internal forces. What are the internal forces? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि internal forces are those forces which are different part of the system exert on each other and ये जो होती हैं न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती हैं। ये नहीं कि आपके बॉडी के अंदर पार्टिकल या ग्लास के अंदर पड़े हुए वाटर पार्टिकल जो हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, मीन के एक दूसरे के ऊपर एक्शन करते हैं, रिएक्शन होता है और उतना ही होता है जितना एक्शन है और रिएक्शन भी उतना ही होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टू से द एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको ये पता नहीं चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वन। सबसे पहली जो चीज़ है वो है रिएक्टिव फोर्स एंड फोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट, आपके जहन में ये होता है कि यू आर गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बट दे आर डिफ़िकल्ट फॉर यू। आप अक्सर सवालों को याद कर लेते हैं, जस्ट उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि कोशिश नहीं होते, वो बड़ी अजीब सी एक सोच होती है। जैसे कि एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझे ऑनलाइन ये भेजा और उसका ये क्वेश्चन था कि मुझे ये चीज़ समझ आए, इससे आगे समझाएं। तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन उससे पूछे तो वो उल्टा उसको समझ नहीं थी, बल्कि वो मैथमेटिक्स के साथ एक ज़्यादती थी कि जिस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे होते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग और हम उसकी बेसिक नहीं समझ रहे होते, तो उससे ये होता है कि स्टूडेंट कभी लर्न नहीं कर पाता, बस ये है कि कुछ हद तक एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो अगर आप प्रॉपरली चैनल देख रहे होते हैं तो याद रखें कि आपने चीज़ों को एक एक चीज़ वीडियो को देखें तो आफ्टर सम टाइम, मेरी चूँकि वीडियो जो है वो मैं तकरीबन 1 घंटा अगर कोई मेरा लेक्चर सुने तो वो इस काबिल हो जाता है कि जो शायद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 2-4 महीने भी वो ये नहीं सीख सकता। तो इसलिए ये है कि आप प्रॉपर वे से वीडियोस देख लिया करें और कमेंट लाजमी कर दिया करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि रिएक्टिव फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट। तो सबसे पहली बात ये कि रिएक्टिव फोर्सेस आप समझते हैं कि वो फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर रिएक्शन के तौर पे लगती हैं वो हैं, और एक्टिव एंड अप्लाइड फोर्सेस वो हैं जो बाहर से लग रही होती हैं। जैसे कि आप किसी बॉडी के ऊपर को फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे है व्हेन सेट ऑफ पार्टिकल, यहाँ से 1 मिनट ये थोड़ा सा अपीयर हो गया है इसके आगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिएक्टिव फोर्सेस। तो व्हेन अ सेट ऑफ पार्टिकल, मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा लेता हूँ। तो व्हेन अ सेट ऑफ पार्टिकल और अ बॉडी इज मेड और मूव अलोंग और रेस्ट ऑन अ कर्व एंड अ सरफेस, देन द फोर्स आर एक्सर्टेड बाय such a curve or surface is called the force of constant and reactive force। तो यहाँ पे इस लाइन को प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। व्हेन द सेट ऑफ पार्टिकल जो है, यानी सेट ऑफ पार्टिकल मीन के मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं और एक से ज़्यादा हैं, अलॉन्ग अ रेस्ट और अ कर्व, ये किसी कर्व के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। कर्व, अच्छा याद रखें व्हाट इज़ कर्व। तो कर्व जो होती है, इसको भी जो चीज़ का बेंड हो वो भी कर्व होती है, स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही कहते हैं, ये याद रखिएगा। बट द स्ट्रेट लाइन है जो होती है वो उसका कर्वेचर जो होता है वो ज़ीरो होता है। द सरफेस आर एक्सर्टेड बाय सच अ कर्व इज कॉल्ड द फोर्सेज ऑफ कांस्टेंट और एक्टिव फोर्स। मैं चूँकि मेरा ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंथी हो चुका है तो इसलिए मैं इसे जल्दी से क्लोज कर रहा हूँ। और एक्टिव एंड अप्लाइड फोर्सेस क्या है, तो आप इसको ये समझ लें कि यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, रिएक्टिव फोर्सेस वही हैं जो रिएक्शन के तौर पे लगी हैं, और एक्टिव फोर्सेस वो हैं जो बाहर से अप्लाई हो रही होती हैं। ये जो है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो है इसमें हमें कहते हैं आइडियल और वर्कलेस कांस्टेंट। तो ये है इफ़ द फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट डू नो वर्चुअल वर्क। अगर कोई, हम कहते हैं कि अगर वर्चुअल वर्क न हो तो उसको हम कहते हैं कि आइडियल और वर्कलेस कांस्टेंट उसको पढ़ते हैं। यानी कि एक होता है वर्क होना, एक होता है वर्चुअल वर्क। तो हम कहते हैं कि अगर वर्चुअल वर्क ना हो तो इन दैट केस हम उसको कहते हैं कि वो वर्कलेस कांस्टेंट है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।